please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। 3 तलाक के खिलाफ अध्यादेश के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर देश में आम सहमति बनाने के मकसद से पटना में मुस्लिम महिलाओं से बात की। बातचीत के समय मुस्लिम महिलाओं ने मोदी सरकार के कदम की तारीफ की तो रविशंकर प्रसाद इससे खुश हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि जो 3 तलाक के खिलाफ शिकायत मिलने पर अगर पुलिस वालों ने कोई कदम नहीं उठाया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रविशंकर प्रसाद ने दलील दी कि कानून बनने के बाद पुलिस 3 तलाक के आरोपी के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई कर सकती है बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे गिरफ्तार भी कर सकती है। पाकिस्तान की सेना में आतंकवाद को लेकर बगावत हो गई है। वहां की फौज का एक गुट इस जड़ से मिटाने की वकालत कर रहा है, जबकि सेना के अंदर कुछ ऐसे अफसर भी हैं जो दहशतगर्दी के साथ खुलकर हैं। ये दावा अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी डेविड स्मिथ ने किया, जिनके मुताबिक पाकिस्तान के जूनियर अफसर भारत नहीं बल्कि आतंकवाद को दुश्मन मानते हैं, जबकि फौज के सीनियर कमांडर भारत को ही सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। दावा है कि सीनियर अधिकारी जूनियर अफसरों को डरा कर रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 से 2 यंग अफसर हर महीने जो है वो आतंकवाद का शिकार हो जाता है, तो इसलिए इससे काफी चिंता का विषय है। आंकड़ों से भी साफ है कि पाकिस्तान में लोग आतंकवाद के ज्यादा शिकार हुए। 2017 में आतंकी वारदात में पाकिस्तान में 512 लोगों की जान गई, जबकि 2016 में 355 लोग मारे गए और 2015 में 1717 लोग आतंकवाद के शिकार हुए। आतंकवाद पर पाकिस्तान की फौज में बगावत का पर्दाफाश भले ही अब हुआ हो, लेकिन वहां के मीडिया और जनता में इसे लेकर पहले से ही भारी गुस्सा है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में गणेश विसर्जन के लिए जाते वक्त रोड रेज का शिकार हुए एक लड़के की मौत हो गई। बताया गया कि गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने उसे अपनी गाड़ी के साथ दूर तक घसीटा, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया। हादसे के बाद उसके साथियों और परिवार वालों ने उसे रिक्शे से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गणेश विसर्जन के लिए जाने के दौरान एक गाड़ी ने उनको पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद उन लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने एक लड़के को खिड़की से अंदर खींच लिया और काफी दूर तक घसीटने के बाद उसे सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। तो आगे तक घसीटते हुए ले गया गाड़ी आगे तक, वो रोड पर घसीटते हुए आगे आके छोड़ दिया एकदम। कार का पीछा कर रहे उसके साथियों ने सड़क पर पड़े घायल लड़के को उठाकर अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया। ग्रीस की राजधानी एथेंस में एक गायक की हत्या की 5वीं सालगिरह पर शोक जताने के लिए जुटे कुछ लोगों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिया। हजारों की तादाद में जुटे इन लोगों ने गायक की याद में एक रैली निकाली, जिसमें देखते ही देखते हिंसक झड़प होने लगी और इस बीच भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। ये लोग ग्रीस के गायक और कार्यकर्ता पावलोस फिसा की हत्या की सालगिरह पर उन्हें श्रद्धांजलि देने जुटे थे। जांच के बाद इस गायक की हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश की बात सामने आई थी। इसी वजह से शोक जताने के लिए जुटे लोगों ने आरोपियों की राजनीतिक पार्टी के दफ्तर के बाहर रैली निकाली। इस दौरान कुछ लोग आपे से बाहर हो गए और उन्होंने वहां मौजूद सुरक्षा बल पर हमला बोल दिया। हिंसक झड़प शुरू होते ही पुलिस ने भी लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग की। पुलिस की सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थरबाजी की और इस दौरान उन्होंने कई इमारतों को भी निशाना बनाया। यही नहीं, लोगों ने विरोध जताते हुए जगह जगह आग लगा दी। ये प्रदर्शन सुबह तक चलता रहा। गुस्साए लोगों पर काबू पाने के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन लोगों ने उन्हें शहर की गलियों से खदेड़ दिया। इस हिंसक झड़प में कई पुलिस वालों समेत बहुत से लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे राज्य के सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य की गाड़ी पर कुछ सरकारी कर्मचारियों ने काला झंडा फेंक दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने SC/ST एक्ट में मोदी सरकार की तरफ से किए गए संशोधन पर विरोध जताया, जिसके लिए सपाक से यानी सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था से जुड़े लोग जिला अस्पताल पहुंचे और आयुष्मान भारत निरामय योजना की शुरुआत करने पहुंचे शिवराज सरकार में मंत्री लाल सिंह आर्य को काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। हालांकि सपाक से यानी सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था के विरोध के बावजूद मंत्री लाल सिंह आर्य ने अस्पताल की ओर बढ़ना जारी रखा, जिस पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बाद मंत्री लाल सिंह आर्य के साथ मौजूद उनके सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिस पर वहां मौजूद पुलिस ने लाल सिंह आर्य के साथ अस्पताल के अंदर जाने का रास्ता बनाया, लेकिन उनके अस्पताल में दाखिल होते ही एक शख्स जमीन पर लेट गया, जिसकी वजह से मंत्री लाल सिंह आर्य लड़खड़ा गए। ये पहली बार नहीं है कि लाल सिंह आर्य को SC/ST एक्ट पर सवर्णों से जुड़े संगठनों का विरोध झेलना पड़ा। करीब 1 हफ्ते पहले भी SC/ST एक्ट में बदलाव की मांग करते हुए कुछ लोगों ने उनका घेराव किया था।
और यही वजह रही कि इस बार उन्होंने विरोध जता रहे लोगों से बातचीत का फैसला किया। इस भरोसे के बाद प्रदर्शनकारियों ने मंत्री लाल सिंह आर्य को वहां से जाने दिया। एयरपोर्ट ने उड़ानों के सही समय के मामले में एक नया मुकाम हासिल किया है। ब्रिटेन की एयर ट्रैवल कंसल्टेंसी OAG ने अगस्त के महीने में दुनिया के बड़े एयरपोर्ट के ट्रैवल डेटा के आधार पर यह दावा किया। जानकारी के मुताबिक अगस्त में IGI एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली करीब 83% उड़ानें तय वक्त पर रहीं। इसके साथ ही OTP यानी ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी विमानों के तय समय पर उड़ान भरने के मामले में IGI दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बन गया। DIL यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि अगस्त में IGI एयरपोर्ट से 19,748 विमानों ने उड़ान भरी थी। डायल का दावा है कि उड़ानों में देरी न हो, इसके लिए एयरपोर्ट पर जुटने वाली भीड़, पार्किंग और सामान ढुलाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। और OAG की रिपोर्ट के मुताबिक 81% ऑन टाइम परफॉर्मेंस के साथ टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे नंबर पर रहा, जबकि दुनिया के सबसे बिजी शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 72% उड़ानें तय वक्त पर रहीं। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में गणपति विसर्जन के आखिरी दिन सुबह से ही लोगों का तांता लग गया। गणपति की मूर्तियों को लेकर वहां पहुंचे लोगों ने पहले पूजा की, जिससे पूरा इलाका गणपति के जयकारे से गूंज उठा। इसके बाद गणपति की मूर्ति को उठाकर लोग समुद्र ले गए और डुबकी लगाकर उनका विसर्जन किया गया। ठीक इसी तरह वहां कई और लोग भी पहुंचे, जिन्होंने पहले गणपति की पूजा की और फिर समुद्र में उनका विसर्जन कर दिया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम का दावा किया गया। किनारे पर टावर बनाए गए हैं मुंबई पुलिस के द्वारा। आप देखिए टावर की तस्वीरें यहाँ पर, और इस लाइन में जितना भी आप देखेंगे ये टावर बनाए गए हैं। मुंबई पुलिस के जवान हैं, वो जो है इस पूरे समुद्री इलाके की निगरानी करेंगे। अनुमान है कि इस बार मुंबई के अलग अलग घाटों पर करीब 1,62,000 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, जिसमें सुरक्षा के लिए पुलिस, SRPF, RAF, QRT और होमगार्ड के करीब 50,000 जवान तैनात किए गए। साथ ही नजर रखने के लिए 5,000 CCTV कैमरे लगाए गए। सबसे ज्यादा गणपति विसर्जन की जगह गिरगांव चौपाटी में छोटे और बड़े गणपति की मूर्तियों के लिए अलग अलग घाट बनाए गए। जर्मनी के कुक्सहैफन में यात्रियों के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की गई। हाइड्रोजन से चलने वाली ये दुनिया की पहली ट्रेन है जिससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, जिसे फ्रांस की एक कंपनी ने जर्मनी के लिए तैयार किया है। अपने पहले सफर पर इस ट्रेन ने कुक्सहैफन से चलकर करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय की। ये ट्रेन 300 लोगों को ढो सकती है। इस ट्रेन के चलने पर डीजल ट्रेन के मुकाबले आवाज भी कम होती है। यही नहीं, ट्रेन के टैंक में एक बार हाइड्रोजन भर देने पर ये 1000 किलोमीटर तक चल सकती है। डीजल से चलने वाली ट्रेन के मुकाबले इस ट्रेन में चलने के दौरान केवल भाप और पानी ही निकलता है। इसके लिए ट्रेन में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है जो ऑक्सीजन से मिलकर बिजली पैदा करती है। ये बिजली ट्रेन के नीचे लगी लिथियम और लोहे की बैटरी तक पहुंचती है। इस ट्रेन को बनाने वाली कंपनी ने 2021 तक 14 और ट्रेनों को बनाने का दावा किया जो डीजल से चलने वाली ट्रेनों की जगह ले सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ब्यास नदी में आई बाढ़ की वजह से पानी का सैलाब एक बस को माचिस की डिब्बी की तरह अपने साथ बहा कर ले गया। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह कुल्लू और उसके आसपास के इलाकों में हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए, जबकि कई नदियों और नालों का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर चला गया। ब्यास नदी में आई आफत की बाढ़ की वजह से एक बस सैलाब के साथ बह गई। ये मंजर देखने के बाद लोग वहां से जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। इससे पहले पानी का सैलाब कई कच्चे मकानों को अपने साथ बहा कर ले गया। मनाली के पास जहां कई बसें और गाड़ियां खड़ी थी, वहां मिट्टी अपनी जगह से खिसक कर पानी में मिल गई। इसके बाद तेज बहाव की वजह से एक बस अपनी जगह से आगे बढ़ने लगी। बस का पिछला हिस्सा पानी के दबाव से नीचे झुक गया और उसके पल भर बाद ही बस माचिस की डिब्बी की तरह तेज बहाव के साथ बह गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। जिस वक्त ये बस पानी के सैलाब के बीच आई तब उसमें एक आदमी सवार था, लेकिन हादसे की आशंका को देखते हुए वो समय रहते बस से नीचे उतर आया और बाद में वहां मौजूद दूसरे लोग भी बस से दूर जाकर खड़े हो गए। इस घटना के कुछ देर बाद कुल्लू में इसी बस को सैलाब के साथ बहते हुए देखा गया, जिसमें बस का कुछ ही हिस्सा दिखाई दे रहा था। जिस रफ्तार से पानी बह रहा था उतनी ही तेजी से बस नदी की धारा के साथ बह रही थी। इस घटना को देख लोग भी सहम गए। मनाली में एक ट्रक भी पानी के सैलाब में समा गया।
दावा किया गया कि ट्रक में मौजूद लोगों ने हादसे से पहले छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। इसके बाद देखते ही देखते ट्रक पानी की तेज बहाव के साथ बहने लगा और कुछ दूर आगे जाने के बाद उसमें डूब गया। ब्यास नदी का रौद्र रूप देख लोगों में डर पैदा हो गया। वहाँ एक सफेद गाड़ी भी सैलाब के साथ बहते हुए किनारे पर आ गई। गाड़ी की हालत देखकर नदी के गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था। इसके अलावा कई और गाड़ियों और मकानों को भी ब्यास नदी ने नुकसान पहुंचाया। हमने अलग अलग जगहों पे रेस्क्यू किया है। हमने सबको सक्सेसफुली रेस्क्यू करके भुंतर एयरपोर्ट पे हमने लैंडेड करवा दिया गया है। बारिश आफत बनकर बरसी तो मनाली से कुछ दूर रोहतांग पास में हुई बर्फबारी ने भी मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि वहां 25 से ज्यादा सैलानियों की जान जोखिम में आ गई। सड़क यातायात बंद होने और उफान पर बह रही नदियों की वजह से सैलानी घंटों मुश्किल हालात में फंसे हुए दिखाई दिए, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें सुरक्षित जगहों पर लाया गया। कुल 28 सैलानियों की जान बचाई गई। इसके साथ ही कई रूट को भी बंद करने का फैसला लिया गया। पहाड़ खिसकने की घटना की वजह से मंडी से मनाली जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। वहीं कई इलाकों में सड़क धंसने की वजह से हालात खराब हो गए। मिट्टी के खिसकने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए। सैकड़ों लोगों की जान खतरे में आ गई। राज्य के 8 जिलों कुल्लू, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी और शिमला में भारी बारिश के चलते स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा का समापन हो गया। इस बीच रैली में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव काफी वक्त बाद एक ही मंच पर दिखाई दिए, क्योंकि इससे पहले दावे किए गए कि मुलायम शिवपाल के सेक्युलर मोर्चे में शामिल होंगे, लेकिन मुलायम खामोशी तोड़ते हुए अखिलेश की साइकिल रैली में पहुंच गए। बताया गया कि पिछले 1 महीने से यूपी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लोकतंत्र और देश बचाने के लिए साइकिल यात्रा निकाल रहे थे। इसके बाद हजारों साइकिल यात्री दिल्ली पहुंचे, जहां यात्रा का समापन हो गया। इस दौरान अखिलेश ने मोदी सरकार पर हमला किया। जीएसटी नोटबंदी ने रोजगार छीन लिए, नौकरियां छीन ली, और जब सरकार से पूछते हैं तो सरकार कहती है कि पकौड़ा बना लो और नाली में पाइप लेकर के गैस जला लो। रैली के बाद पत्रकारों ने मुलायम सिंह यादव से सवाल पूछे तो अखिलेश यादव भड़क गए और माइक हटाने लगे। इससे पहले यूपी के गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी की रैली में शामिल होने जा रहे एसपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर रोक लिया, लेकिन वो नहीं माने और हंगामा करने लगे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रॉन्ग साइड से दिल्ली के लिए निकल गए। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बिजली के तारों में गड़बड़ी की वजह से होने वाली देरी से निपटने की योजना बनाई है। डीएमआरसी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो के सभी एलिवेटेड रूट पर लगे बिजली के उपकरणों को आधुनिक बनाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो का करीब 240 किलोमीटर लंबा हिस्सा एलिवेटेड यानी खंभों पर। डीएमआरसी के मुताबिक एलिवेटेड रूट पर लगे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से अक्सर मेट्रो रास्ते में अटक जाती है। डीएमआरसी ने बताया कि बिजली के तारों से पक्षियों को दूर रखने के लिए एलिवेटेड रूट पर करीब 2000 बर्ड डिस्क लगाई जा चुकी हैं। साथ ही पक्षियों की वजह से होने वाले शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए 1000 बाईपास जंपर भी लगाए गए हैं। इनके अलावा जल्द टूटने वाली कॉपर पिन की जगह स्टेनलेस स्टील की पिन लगाने का भी काम शुरू हो चुका है और तारों से मेट्रो ट्रेन तक बिजली पहुंचाने वाले 925 मेटल आर्म्स में 450 को भी बदला जा चुका है। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलह ने जीत का दावा किया है। उन्होंने ये दावा 90% मतपेटियों के नतीजों के आधार पर किया। इस चुनाव में 2,63,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नतीजों पर भारत और अमेरिका समेत चीन की भी गहरी दिलचस्पी थी। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव की तरफ से खड़े राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन दूसरी बार जीत की आस देख रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ विपक्षी दलों ने मिलकर उनके खिलाफ इब्राहिम मोहम्मद सोलह को साझा उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की पार्टी के एक नेता ने माना कि विजेता तय करना भी जल्दबाजी होगा, लेकिन उनकी पार्टी में जनता की भावना का सम्मान करने का साहस है। वहीं इब्राहिम मोहम्मद सोलह ने बयान दिया कि अब्दुल्ला यामीन को जन भावना का ख्याल रखते हुए सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। तो विपक्ष के प्रत्याशी ने जीत का दावा किया है। दरअसल जो ये शुरुआती संकेत सामने आए हैं ये भारत के लिए अच्छे संकेत है और देखा यह गया कि जो मौजूदा राष्ट्रपति है उनका चीन की तरफ झुकाव काफी ज्यादा है। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, इब्राहिम मोहम्मद सोलह ने जीत का दावा किया है, ये भारत के लिए अच्छे संकेत हैं?
बिल्कुल, देखिए जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वहाँ के वो सीधे तौर पर जो है चीन की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा है, और जिसकी वजह से भारत और मालदीव के जो रिश्ते जो है वो कहीं ना कहीं तल्ख हो रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल जो काउंटिंग चल रही है उसके मुताबिक, जो वहाँ की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जो सोली जो कि अपोजिशन लीडर हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि वहाँ के चुनाव आयोग ने अभी तक इस तरीके की बात नहीं की, लेकिन कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है। जिस ये टर्मोइल की सिचुएशन में गुजरता रहा, किस तरह से वहाँ पे जजों को जो है फैसला सुनाने के एवज में जो है उनको जेल में डाल दिया गया था, तो वहाँ पे इमरजेंसी लागू तक कर दी गई थी। और ऐसे में भारत से लगातार अपोजिशन जो है पार्टीज वो ये कह रही थी कि वो दखल दें, क्योंकि भारत भी एक हद तक ही जो है इस पूरे मसले पर दखल दे रहा था, क्योंकि चीन जो है लगातार मौजूदा जो वहाँ की सत्ता है उस पर जो है अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। तो कह सकते हैं कि बड़े सारे आरोप लग रहे थे मौजूदा सरकार से कि वो जो है कहीं ना कहीं उससे जो बहुत महत्वपूर्ण जो दोस्त देश हैं, पड़ोसी देश है, दूर हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के नतीजे दिख रहे हैं और जिस तरीके दावा किया जा रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है भारत के लिए, क्योंकि जो मौजूदा वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कतई भारत की तरफ जो है झुकाव उनका नहीं है। लेकिन जो अभी फिलहाल के जो बिल्कुल संदीप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो ये नतीजे सामने आ रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं सोलह की वो जीत रहे हैं, ऐसे में अच्छे संकेत तो हैं। और ये भी माना जाएगा कि अगर ये नतीजे सही साबित होते हैं, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, अगर जीत जाते हैं विपक्ष के प्रत्याशी, तो जो लंबे वर्षों से वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता चली आ रही है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि लोगों ने जो है काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया वहाँ के चुनाव में। 4 लाख पॉपुलेशन है मालदीव की, बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन रही और वहाँ पे जिस तरीके से जो राजनीतिक संकट बना रहा, इमरजेंसी लागू रही, तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। यही वजह है कि इतने भारी संख्या में लोग जो है वोट करने के लिए निकले, और यही वजह है कि अगर वहाँ स्थिति सुधरेगी, ठीक होगी, तो ऑब्वियसली जो कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे, और जो तमाम जो कड़वाहट है अब तक की पूरे साल में जो भी देखी गई है वो कहीं ना कहीं कम होगी। बिल्कुल संदीप, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।